हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम 12th केमिस्ट्री के विलेन चैप्टर के 7 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं। सारे के सारे क्वेश्चन बच्चों आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं और अब की बार भी ये सातों क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आए थे। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल एमके सर इंस्पिरेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला क्वेश्चन देखते हैं, और वैसे सारे के सारे क्वेश्चन बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आपके जो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल हैं वो भी बहुत ही अच्छी तरह से तैयार हो जाएंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक देख लेना। इसकी पीडीएफ आपको कहां से मिलेगी वो भी हम वीडियो के एंड तक मेंशन कर देंगे। पहली डिफिनेशन है बच्चों की मोलरता को परिभाषित करिए, यानी विलेन की मोलरता की परिभाषा दीजिए, ठीक है, या फिर मोलरता को परिभाषित कीजिए। देखिए पहले आप परिभाषा देख लीजिए, फिर इसको हम अच्छे तरह से समझा देते हैं। परिभाषा क्या कह रहा है कि किसी विलेन के 1 लीटर या फिर 1000 ml में घुले विलेय के मोलों की संख्या को विलेन की मोलरता कहते हैं। देखिए इसको हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पर हम मान लेते हैं कि कोई जार है या कोई पात्र है, ठीक, कोई पात्र है और इसमें क्या है 1 लीटर सॉल्यूशन है, यानी 1 लीटर विलेन है, और इसमें आप बाहर से कोई पदार्थ घोल देते हो, कोई पदार्थ घोलते हो और पदार्थ की जो मोलों की संख्या, यानी पदार्थ के मोलों, अब जो घोला जाता है उसको विलेय बोलते हैं, और जो पूरा है ये विलेन, और जिसमें घोलते हैं बच्चों वो क्या होता है विलायक। तो परिभाषा में यही तो बोल रहा है कि 1 लीटर विलेयन में घुले विलेय के मोलों की संख्या, यानी 1 लीटर ये विलेयन है और इसमें क्या है किसी पदार्थ के मोल को आप इसमें अगर आप घोल देते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं विलेयन की मोलरता, यानी मोलरिटी कहते हैं। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, मोलरता बराबर स्मॉल W/m इंटू V, और ये ml में गुणे 1000। देखिए क्योंकि 1000 ml बराबर 1 लीटर, ठीक ना। यहाँ पर अगर आप लीटर लिखेंगे तो 1000 यहाँ पर नहीं होगा, लेकिन सारे न्यूमेरिकल इसी पे लगते हैं, ठीक, कि मोलरता इसको m से दर्शाते हैं, कैपिटल है। मोलरता बराबर विलेय का भार बटे यहाँ से हो जाएगा बच्चों यहाँ से विलेय का अणुभार गुणे विलेयन का आयतन ml में और गुणे 1000। देखिए यहाँ पर हमने सैम्बल भी लिख दिया है, जहाँ पर स्मॉल w क्या है विलेय का भार है, स्मॉल m क्या है विलेय का अणुभार है, और v क्या है विलेयन का आयतन, ठीक। तो इस सूत्र की मदद से हम विलेयन की मोलरता निकाल लेते हैं। इसका मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों, मोल या फिर मोल प्रति लीटर। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन बच्चों, मोललता को परिभाषित कीजिए। एक मोलरता है, दूसरा मोललता, बस थोड़ा सा अंतर है, वही अंतर हमें समझना है। देखिए उसमें क्या था 1 लीटर विलेयन में, लेकिन इसमें क्या था बच्चों, इसमें क्या है कि 1 किलोग्राम या फिर 1000 ग्राम हम लिख सकते हैं, 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय के मोलों की संख्या को मोललता यानी मोलल्टी कहते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, मोललता बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार गुणे विलायक का भार ग्राम में और गुणे 1000। इस फार्मूले की मदद से बच्चों हम मोललता निकाल सकते हैं, ठीक। यहाँ पर सैम्बल लिख दिया, जहाँ पर क्या है स्मॉल w विलेय का भार, स्मॉल m विलेय का अणुभार, कैपिटल W विलायक का भार। विलायक बोले तो जिसमें घोला जाता है और विलेय जिसको घोला जाता है। बात समझ में आई। इसका मात्रक बच्चों क्या हो जाएगा, मोल या फिर मोल प्रति केजी। बात समझ में आई। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है बच्चों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक तो परिभाषा भी इसकी इंपॉर्टेंट है और दूसरा इस पे न्यूमेरिकल भी हर साल जरूर पूछा जाता है कि क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं, क्वथनांक में उन्नयन क्या है। तो इसको ध्यान से समझिए, रटना नहीं है रसगुल्लों, बहुत ही सिंपल तरीके से इसको आपके हम दिमाग में पूरी तरह से घुसेड़ देंगे। देखिए क्या है कि क्वथनांक का मतलब क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, जब कोई चीज़ उबलता है। उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि, ठीक ना, उन्नयन का मतलब वृद्धि। देखिए जब क्या होता है बच्चों कि कोई विलायक है, ठीक, कोई विलायक है और इस विलायक में ध्यान से समझिए, किसी विलायक में है ना, कोई विलायक में है विलायक बोले तो क्या भाई जिसमें घोला जाए, जैसे जल है, कोई तेल है, दूध है, ये सब विलायक है। और इसमें कोई आप अवाष्पशील वैद्युत अनवघट्य पदार्थ घोलिए। अवाष्पशील बोले तो जैसे यूरिया हो सकता है, ठीक, ग्लूकोज हो सकता है,
और शर्करा हो सकता है यानी चीनी, ये सभी क्या होते हैं, विद्युत अनवघट, क्योंकि इसमें से क्या है, इनके विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो क्या होता है बच्चों, परिभाषा देखिए कि जब किसी विलायक में, ये विलायक है, विलायक में कोई अवाष्पशील विद्युत अनवघट मिला दें, इसको आप मिला दें, तो उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है, यानी इस विलयन का बच्चों, जो इस विलायक का जो क्वथनांक था उसमें कुछ वृद्धि हो जाए, किसके कारण, इन पदार्थों के कारण, यानी विद्युत अनवघट के मिलाने के कारण, ठीक, जो वृद्धि हो जाती है उसी को अपन बोलते हैं क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है ना, परिभाषा समझ में आई कि जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विद्युत अनवघट मिलाने पर उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। इसको डेल्टा टीबी से दर्शाते हैं। अब देखिए फार्मूला क्या है बच्चों, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल आते हैं इसलिए फार्मूला बहुत ही अच्छी तरह से देखना है और अपने दिमाग में इसको अच्छे से स्टोर कर लीजिए। देखिए डेल्टा टीबी बराबर होता है 1000 गुणे केबी गुणे स्मॉल डब्ल्यू अपान एम गुणे कैपिटल डब्ल्यू, जहां पर स्मॉल डब्ल्यू क्या है बच्चों, विलेय का भार, यानी जो कुछ घोला जाए, और स्मॉल एम क्या है, विलेय का अणुभार। ठीक है ना, अणुभार, अणुभार कैसे निकालते हैं, किसी भी यौगिक के जो में तत्व होते हैं उनके परमाणु भारों का योग होता है, हमें पता है। और ये कैपिटल डब्ल्यू क्या है, विलायक का भार, यानी जिसमें घोला जाए उसका भार, और केबी क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक, और डेल्टा टीबी क्या है बच्चों, क्वथनांक में उन्नयन। तो यहाँ से हो जाएगा क्वथनांक में उन्नयन की परिभाषा, और इसके लिए ये फार्मूला है। अब इस फार्मूले की मदद से आप डेल्टा टीबी निकाल सकते हैं, केबी भी निकाल सकते हैं, एम निकाल सकते हैं, या स्मॉल डब्ल्यू या फिर कैपिटल डब्ल्यू। ठीक, कोई एक वैल्यू आपको निकालने के लिए एग्जाम में पूछा जाएगा। यहाँ से ध्यान से समझिएगा, कभी कभार ये मोलल उन्नयन स्थिरांक की भी परिभाषा कह जाता है, लेकिन बच्चों उसमें थोड़ा सा अंतर है। मोलल उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा अगर बोल दे तो यहीं पर किसी विलायक के 1000 ठीक ग्राम में अवाष्पशील विद्युत अनवघट के 1 मोल मिलाने पर उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है। समझ में आया, बस इतना लिख दीजिए कि किसी विलायक के 1000 ग्राम में अवाष्पशील विद्युत अनवघट के 1 मोल मिलाने पर क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। ठीक, हम इसको बोल रहे हैं, आप परिभाषा लिख लीजिए। इस तरह से क्या हो जाएगा, मोलल उन्नयन स्थिरांक की भी परिभाषा हो जाएगी, क्योंकि अब की बार भी ये एक सेट में पूछा गया था। बात समझ में आई, चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आगे के क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों कि हिमांक में अवनमन से आप क्या समझते हैं। देखिए एक क्वथनांक में उन्नयन है, यानी जो क्वथनांक में वृद्धि होती है, और दूसरा ये है कि हिमांक में जो कमी होती है। ठीक, दोनों आपके इंपॉर्टेंट है और दोनों भी अब की साल एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक, तो ध्यान से समझिए परिभाषा क्या लिखना है, पहले परिभाषा देख लेते हैं। अब देखिए इसी परिभाषा से ये भी हो जाएगा। उसमें क्या था बच्चों कि किसी विलायक में आपने कोई अवाष्पशील विद्युत अनवघट मिलाया था, क्वथनांक बढ़ गया। लेकिन अब की बार क्या उल्टा, कि किसी विलायक, ये विलायक है, कोई जल है या दूध है या तेल है, कोई चीज है, ठीक, किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विद्युत अनवघट मिलाने पर अब की बार क्या है बच्चों, हिमांक में, हिमांक का मतलब क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक में अब की बार जो कमी होती है, उसमें क्वथनांक में वृद्धि था, इसमें हिमांक में जो कमी होती है उसे हिमांक में अवनमन कहते हैं। समझ में आई परिभाषा, कि किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विद्युत अनवघट मिलाने पर उसके हिमांक में जो कमी होती है उसे हिमांक में अवनमन कहते हैं। इसे डेल्टा टीएफ देखिए, एफ यानी फ्रीजिंग पॉइंट, उसमें क्या था, बी यानी बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, इसे डेल्टा टीएफ से दर्शाते हैं। अब फार्मूले में देखिए बच्चों थोड़ा सा अंतर है, वहां पे डेल्टा टीबी था, यहाँ डेल्टा टीएफ है। डेल्टा टीएफ बराबर 1000 गुणे के एफ गुणे स्मॉल डब्ल्यू अपान एम गुणे कैपिटल डब्ल्यू। अब देखिए क्या है, स्मॉल डब्ल्यू जो है वही है बच्चों विलेय का भार, यानी जो घोला जाए, और एम क्या है, विलेय का अणुभार। कैपिटल डब्ल्यू क्या है, विलायक का भार, यानी जिसमें घोला जाए। और क्या है, के एफ क्या है, मोलल अवनमन स्थिरांक, अवनमन का मतलब कमी। ठीक, और डेल्टा टीएफ क्या है, हिमांक में अवनमन। अब देखिए यहाँ से भी वो जो परिभाषा इसके पहले हमने उसमें बताया, अगर यहीं पर पूछ लिया जाए कि मोलल अवनमन स्थिरांक की क्या परिभाषा है, तो ध्यान से समझिए, हम जो बोल रहे हैं उसको आप सुन लीजिए और उसको कॉपी में छाप लीजिए कि किसी विलायक के
1000 ग्राम में कोई अवाष्पशील विद्युत अनवघट के 1 मोल मिलाने पर या घोलने पर हिमांक में जो कमी होती है उसे मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। बात समझ में आई? बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है, सिंपल लॉजिक है। आई होप कि आप बहुत ही इजीली समझ गए होंगे। तो आप पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पे भी न्यूमेरिकल हर साल लगभग पूछा जाता है। मोल प्रभाज या मोल अंश से आप क्या समझते हैं? देखिए, ये बहुत ही सिंपल है बच्चों। पहले इसको परिभाषा देखने से पहले आप कुछ समझ लीजिए, क्योंकि इसको परिभाषा रटने से कोई मतलब नहीं है जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे। देखिए, कोई क्या है बच्चों? विलयन है, ठीक है ना। हम मान लेते हैं कोई विलयन है और इसमें कोई घटक है, मान लेते हैं कोई घटक ए है, ठीक, बी है, हमने 2 घटक ले लिया, ठीक है ना। कोई ए है और बी है और यहाँ पे दोनों ए बी घटक हैं। तो अगर हम बात करें बच्चों, अगर हम किसी एक घटक का मोल अंश निकालना चाहेंगे, माने हम ए का मोल अंश निकाल रहे हैं तो इसको एक्स ए से दर्शाते हैं, क्योंकि मोलरता या मोल अंश को एक्स से दर्शाते हैं। तो मोल अंश या मोल प्रभाज की परिभाषा क्या होती है? इसमें होता क्या? किसी विलयन, ये विलयन है आपका, किसी विलयन में उपस्थित एक घटक के, मान लेते हैं किसी ए का निकाल रहे हैं तो एक घटक के मोलों की संख्या, n मतलब मोलों की संख्या, ए है यानी ए के एक घटक के मोलों की संख्या तथा इस विलयन में उपस्थित कुल घटक का मतलब बच्चों दोनों का योग, कुल घटक के मोलों की संख्या यानी Na और प्लस Nb। कुल घटक का मतलब क्या हो जाएगा? अभी इसी में C होता तो यहाँ पर बच्चों क्या हो जाता है? Nc हो जाता। बात समझ में आई? तो किसी विलयन में उपस्थित एक घटक के मोलों की संख्या तथा उस विलयन में उपस्थित कुल घटक के मोलों की संख्या के अनुपात को, बटे का मतलब अनुपात को क्या कहते हैं अपन? मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं, ठीक। अगर जैसे XB निकालना हो बच्चों तो इसको क्या लिखेंगे? NB लिखेंगे, यहाँ पर Na प्लस NB प्लस NC हो जाएगा। XC निकाल रहे हैं बच्चों, C के का मोल अंश या मोल प्रभाज, तो यहाँ पे NC अपान और नीचे सबका योग ही रहेगा। बात समझ में आ गई? हमने क्या बताया कि किसी विलयन में उपस्थित एक घटक के मोलों की संख्या तथा उस विलयन में उपस्थित कुल घटक के मोलों की संख्या के योग का जो अनुपात होता है, ठीक, उसको अपन बोलते हैं मोल अंश। अब देख लीजिए परिभाषा, एकदम मक्खन परिभाषा लगेगी कि किसी विलयन में उपस्थित किसी एक अवयव या घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल घटक के मोलों की संख्या के अनुपात को विलयन का मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं। इसे x से दर्शाते हैं। देखिए, परिभाषा के अकॉर्डिंग हम इसका क्या है? फार्मूला लिखेंगे कि अवयव का मोल प्रभाज बराबर क्या है? अवयव के मोलों की संख्या और मिश्रण में कुल मोलों की संख्या। या इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? ए का मोल अंश निकालना है बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? XA बराबर Na अपान Na प्लस NB। हम मान लेते हैं कि A और B 2 घटक हैं और B का निकालना हो, यानी जिसका निकालना हो उसको ऊपर रख के नीचे दोनों का योग, यानी 3 रहेंगे तो 3 का योग, 4 रहेंगे तो 4 का योग। समझ में आई बात? ठीक। यहाँ पे XB, B का निकालना है, B के मोलों की संख्या ऊपर, नीचे दोनों का योग, ठीक। जहाँ पर XA क्या है? A का मोल अंश है रसगुल्लों, और उसके बाद XB क्या है? B का मोल अंश है, और Na क्या है? A के मोलों की संख्या है, और NB क्या है बच्चों? B के मोलों की संख्या है। बात समझ में आई? चलिए, पहले आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, परासरण दाब को परिभाषित कीजिए। ये क्वेश्चन भी 21 साल पूछा गया था और 2020 में भी पूछा गया था और 21 में भी आया था, ठीक। तो परासरण दाब क्या है, इसको ध्यान से समझिए। देखिए, जब किसी विलायक, देखिए कोई विलायक हो बच्चों, जब विलायक क्या होता है? कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से प्रवाहित होता है तो उसे परासरण कहते हैं। सबसे पहले परासरण समझिए, फिर परासरण दाब। जैसे बच्चों क्या है, इधर कोई क्या है? अधिक सांद्रता, यानी इधर कोई ऐसा क्या है? विलायक रखा है जिसकी सांद्रता अधिक है और यहाँ पर सांद्रता कम है, और बीच में एक अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली किसे कहते हैं? ऐसी झिल्ली बच्चों जिसमें से विलेय के कण तो आसानी से चले जाएं, लेकिन जो विलायक के कण होते हैं वो आसानी से चले जाते हैं, लेकिन विलेय के कण आसानी से नहीं जाते हैं। जैसे जल के अणु है वो पार हो जाएंगे, लेकिन कोई विलेय है तो वो आसानी से पार नहीं होंगे। उसे कहते हैं चर्म पात्र झिल्ली या अर्धपारगम्य झिल्ली। बात समझ में आई? दी क्या कह रहा है कि जब विलायक कम सांद्रता के विलयन से, भाई इधर कम सांद्रता है
और कोई विलायक है कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर इस अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा जब प्रवाहित होता है बच्चों, तो इस क्रिया को अपन बोलते हैं परासरण। ठीक, और परासरण को रोकने के लिए इस विलयन में जो क्या है कम से कम या न्यूनतम जो दाब लगता है उसे कहते हैं परासरण दाब। यही तो लिखा है कि जब विलायक कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से प्रवाहित होता है तो उसे परासरण कहते हैं। तथा परासरण को रोकने के लिए यानी इस प्रक्रिया को बच्चों रोकने के लिए विलयन में, ठीक, कहाँ लिखा गया ना कि इस तथा परासरण को रोकने के लिए लगाया गया न्यूनतम दाब, जो कम दाब लगाते हैं, कम से कम जो आप दाब लगाते हैं उसी को परासरण दाब कहते हैं। इसे पाई से दर्शाते हैं। फार्मूला क्या है? फार्मूला है पाई वी बराबर NRT, या इसी को कई तरीके से लिख देते हैं बच्चों। इसको ऐसे भी लिखा जाता है पाई बराबर N/V/RT, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना। इसको ऐसे भी लिखा जाता है और इसी N/V बराबर क्या होता है? सांद्रता। ठीक, तो पाई बराबर इसको CRT या CST के फॉर्म में भी लिखा जाता है, जहां पाई क्या है बच्चों? परासरण दाब है, C क्या है? विलयन की सांद्रता है, R क्या है? गैस स्थिरांक जिसका मान होता है 0.0821 और T क्या है? परम ताप है। बात समझ में आई? और N क्या है? मोलों की संख्या है, V क्या है बच्चों? विलयन का आयतन है। आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, ये है आज का लास्ट क्वेश्चन और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन क्या आता है बच्चों? राउल्ट के वाष्प दाब अवनमन नियम को परिभाषित कीजिए, या फिर राउल्ट के नियम को परिभाषित कीजिए, या फिर वाष्प दाब अवनमन को नियम को परिभाषित करिए, ऐसा पूछता है, और साथ ही इसकी सीमाएं। ठीक, तो पहले हम नियम को देख लेते हैं और इसका जो गणितीय सूत्र होता है उसको भी हम देखते हैं, क्योंकि अब की बार ये पूछा गया था और इस पे न्यूमेरिकल भी आया था। राउल्ट का नियम क्या कहता है पहले उसको देख लीजिए। राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर, भाई कोई विलायक है, मान लेते हैं जल है, उसमें अवाष्पशील विलेय मिला देते हैं, जैसे यूरिया आप घोल दीजिए। जब घोलने पर बच्चों कोई विलयन प्राप्त होगा, यानी कोई विलयन बनेगा, है ना, तो प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन उसमें उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। अब इसको थोड़ा फार्मूले की मदद से हम समझते हैं। जैसे क्या बच्चों, ये क्या है? P0, ठीक, माइनस PS/P0, इसको बोलते हैं वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। ये पूरा क्या है? वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। और ये क्या है बच्चों? मोल अंश या मोल प्रभाज। लेकिन क्या है, यदि विलयन क्या है? अति तनु हो, ठीक ना, ये क्योंकि ये राउल्ट का नियम तनु विलयन के लिए लागू होता है, और मान लेते हैं कि जो विलयन अत्यंत तनु हो यानी बहुत ही हल्का हो, तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों N+N बराबर, ये लगभग N के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर N+N के स्थान पे हम N रख देंगे तो N/N हो जाता है। अब जहाँ N क्या है? विलेय के मोलों की संख्या, ठीक, N क्या है? विलायक के मोलों की संख्या। तो इसको हम ऐसे भी लिखेंगे P0 माइनस PS/P0 बराबर, ये N बराबर क्या होता है? W/M, और ये कैपिटल N है बच्चों, यानी विलायक के मोलों की संख्या, इसको हम बटे में लिखेंगे कैपिटल W बटे कैपिटल M, तो ये M ऊपर चला जाएगा। और जो मेन फार्मूला है आपका यही वाला है, इसी पर आपके न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, अब जहां पर हम सब चीज सैंपल देख लेते हैं बच्चों। P0 क्या है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, और PS क्या है? S बोले सॉल्यूशन, ये इसको बोलते हैं विलयन का वाष्प दाब। और उसके बाद बच्चों स्मॉल w क्या है? विलेय का भार, और कैपिटल W क्या है? विलायक का भार। ठीक, और स्मॉल m क्या है? विलेय का अणुभार है बच्चों, और उसके बाद जो कैपिटल M है वो विलायक का अणुभार। बात समझ में आई? ठीक, चलिए पहले आप इसको हम स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है ना, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कर लिया? चलिए अब हम देख लेते हैं इसकी जो सीमाएं हैं, राउल्ट के नियम की क्या सीमाएं हैं उसको देख लेते हैं। देखिए इसकी सीमाएं क्या है बच्चों? सबसे पहले कि यह तनु विलयन पर लागू होता है। ठीक, इसकी सीमा यह है कि यह तनु विलयन पर यानी सांद्र विलयन पर लागू नहीं होगा ये नियम। ठीक, दूसरा, यह नियम अवाष्पशील पदार्थों के विलयन पर ही लागू होता है। कहने का मतलब अवाष्पशील विलेय पदार्थ जो हम बार बार आपको बता रहे हैं, जैसे यूरिया हो गया, ग्लूकोज का मिश्रण हो गया, ठीक ना, उसके बाद शर्करा का मिश्रण हो, मतलब विलयन हो गया, इन पर लागू होगा।
तीसरी बात है, यह विद्युत अपघट्ट के विलयन पर लागू नहीं होता है। जैसे क्या है, HCl है का अम्ल है, जैसे H2SO4 है, NaCl है, इन सब के विलयन पर वो लागू नहीं होगा। बात समझ में आ गई? चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि इसकी PDF आपको कहाँ से मिलेगी। तो इसकी PDF अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारे बच्चे नहीं ज्वाइन कर पाते हैं, डोंट वरी, मोबाइल में टेलीग्राम ग्रुप खोलिए, MK सर इंस्पिरेशन सर्च करिए और ज्वाइन हो जाइए। वहाँ से आपको PDF शाम तक मिल जाए, ठीक है ना। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और समझदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।